Jai Hind everyone, this is me Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. Today we will continue the class 9 chapter 5 natural vegetation and wildlife with the new topic of relief and climate. In this video we will know about relief and climate. Actually these are the two factors which influence the vegetation of an area. Vegetation means flora, and equally it influences or can say that they create impact on fauna also. Fauna means animal life. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. टॉपिक का नाम है रिलीफ एंड क्लाइमेट, जिसमें हम ये देखेंगे कि ये ऐसे दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं रिलीफ और क्लाइमेट जो किसी एरिया के फ्लोरा यानी वेजिटेशन पेड़ पौधे और फौना यानी कि एनिमल लाइफ वाइल्ड लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं. We'll start our discussion with relief, and these two components play a major role in influencing the flora and fauna of an area. तो आइए शुरू करते हैं. Let's begin that. Relief, it involves the vertical and historical dimensions of land surface. देखिए, relief means क्या होता है? The structure on the earth's surface that are the part of relief. Structures like plateaus, plains, mountains, etc. रिलीफ क्या है? हमारी अर्थ की सतह पर, सरफेस पर जो हमें स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, कहीं प्लेट्यू हैं, कहीं प्लेन्स है, कहीं माउंटेन्स हैं, इन्हें ही हम रिलीफ कहते हैं. देयर आर टू कैटेगरी ऑफ रिलीफ विच इन्फ्लुएंस द वेजिटेशन ऑफ एन एरिया. दो तरीके के रिलीफ की कैटेगरी होती है जो किसी एरिया को, उसके वेजिटेशन को इम्पैक्ट करती है, प्रभावित करती है. ठीक है, कौन सी दो कैटेगरी हैं? लुक हियर, रिलीफ लैंड एंड सॉइल. लैंड में आता है माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन एरियाज, एंड द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन. बट व्हाट अबाउट सॉइल? varies according to different areas. Vegetation and wildlife depends on that. Sandy soil supports cactus and thorny bushes. Deltaic soil supports mangroves. इसको ऐसे समझिए. Actually, these two components of the relief plays a major role in influencing flora and fauna of an area. Sometimes we use land and soil in same sense, but there is some difference. अक्सर हम क्या करते हैं, हम लैंड और सॉइल को एक ही समझते हैं, पर ऐसा नहीं है. लैंड और सॉइल में अंतर है. लैंड मीन्स जमीन, पहाड़, प्लेन या फिर प्लेट्यू, कहीं का भी. ठीक है, बट सॉइल इज सब क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड. मीन्स आपने देखा होगा सॉइल भी कई तरीके की होती हैं. कहीं एलुवियल सॉइल होता है, कहीं एरिड सॉइल होता है, तो कहीं ब्लैक सॉइल है ना. तो लैंड का क्लासिफिकेशन ही सॉइल कहलाता है. ठीक है, तो इन दिस वे द लैंड एंड सॉइल टुगेदर मेक्स रिलीफ, है ना. लैंड और सॉइल दोनों साथ मिलकर के रिलीफ बनाते हैं. अगर हम बात करें तो द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन. जिस जगह के लैंड का नेचर यानी जिस तरीके का वहाँ का लैंड एरिया होगा, वहाँ की वेजिटेशन, वहाँ की वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे भी उसी टाइप के होंगे. पहाड़ पर अलग टाइप के पेड़ पौधे होंगे तो प्लेन पर अलग होगा. सम एंड इट्स सेम विद द फौना, यानी कि एनिमल्स के साथ भी ऐसा ही है. बिकॉज द कॉम्पोजिशन ऑफ द सर्फेस एरिया एंड क्लाइमेट आर डिफरेंट, so the types of flora and fauna will also be different. Wildlife and vegetation have different characteristics. किसी जगह की वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, क्लाइमेट, रिलीफ कैसा है, इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट वहाँ का वाइल्ड लाइफ यानी किस तरीके के एनिमल पाए जाएंगे और किस तरीके के पेड़ पौधे वहाँ पाए जाएंगे. ठीक है, आप देखो यहाँ इमेजेस भी दी हुई हैं. इमेज ऑफ वेजिटेशन इन सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया और वेजिटेशन इन सेंट्रल हिमालयाज. आप देखो कितना अंतर है. यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक ग्रासलैंड टाइप का दिख रहा है ना. तो कहता है कि इफ़ वी टॉक अबाउट द अदर कंपोनेंट ऑफ रिलीफ, सॉइल, है ना. यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की, सॉइल की. रिलीफ तो हमने समझ लिया. इफ़ वी टॉक अबाउट द अदर कंपोनेंट ऑफ रिलीफ, soil, it also influences the type of vegetation and wildlife. As you know, India have different types of soil. Rajasthan have desert type of soil, Maharashtra has black soil, deltas में alluvial soil है. तो इस तरीके से type of soil depends upon the areas, है ना. alluvials किस जगह पे किस टाइप का सॉइल मिलेगा, ये एरिया वाइज अलग अलग होता है.
एलुवियल सॉइल में मैनग्रोव्स मिलेगा, फिर सैंडी सॉइल में आपको कैक्टस और बबूल जैसे वेजिटेशन मिलते हैं. तो इन दिस वे आई थिंक दैट दिस इज क्लियर टू यू दैट हाउ डज द रिलीफ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वेजिटेशन. आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे रिलीफ का वेजिटेशन में अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लाइमेट एंड सी दैट हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ एन एरिया. रिलीफ तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे क्लाइमेट कैसे किसी जगह की वाइल्ड लाइफ को और वेजिटेशन को इम्पैक्ट करता है. In chapter 4 we have already discussed about the factors that affects the climate of an area and studied there that how does the climate influence the weather condition of an area. ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, है ना, कि किस तरीके से क्लाइमेट जो है कहीं का वहाँ की वेदर कंडीशन को इम्पैक्ट करता है. ठीक है. तो आइए शुरू करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ठीक है. साथ में यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट भी दिया हुआ है, टेम्परेचर, सनलाइट यानी फोटो पीरियड और पर्सिपिटेशन. इसको समझते हैं. देखिए, क्लाइमेट किसी जगह की वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की वैरायटी को इन्फ्लुएंस करता है ना. और इसके 3 एलिमेंट्स हैं, टेम्परेचर और फोटो पीरियड. फोटो पीरियड क्या होता है, मतलब किसी जगह पर कब कितने अमाउंट में सनरेज पड़ती है. और पर्सिपिटेशन, पर्सिपिटेशन मतलब वहाँ रेनफॉल या स्नोफॉल दोनों कब और कितने हो रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिए, एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर की बात करते हैं. टेम्परेचर along with humidity in the air, precipitation and soil influences the vegetation of an area. ठीक है. और जैसे अगर हम बात करें तो एटाकामा डेजर्ट में हमें अलग तरीके का टेम्परेचर दिखेगा, तो अमेज़न फॉरेस्ट में अलग ही टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है ना. तो द टाइप ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर एंड टेम्परेचर वर्क विथ ह्यूमिडिटी इन द एयर, पर्सिपिटेशन एंड सॉइल. यानी वेजिटेशन किसी जगह की कैसी होगी ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर जो है वो किसके साथ मिल करके काम करती है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है, मॉइस्चर कितना है, एयर का क्या कंडीशन है, पर्सिपिटेशन यानी स्नोफॉल है या रेनफॉल क्या है, सॉइल किस तरीके का है. तो एटाकामा डिज़र्ट की मैंने अभी बात की, तो एटाकामा डिज़र्ट एंड अमेज़न फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका आर ऑन द सेम लैटिट्यूड, बट येट दीज एरियाज हैव डिफरेंट वेजिटेशन. द पेरू एटाकामा डिज़र्ट पूरा बंजर है, जबकि अमेज़न फॉरेस्ट में खूब हरियाली हमें देखने को मिलती है, जबकि सेम लैटिट्यूड पे हैं. फिर भी मीन्स टेम्परेचर सेम होने के बावजूद दोनों एरिया के रिलीफ फीचर्स अलग होंगे. बिकॉज एटाकामा डिज़र्ट में पेरूवियन कोल्ड करंट के कारण ह्यूमिडिटी कम होगी, पर अमेज़न फॉरेस्ट में इक्वेटर के पास होने के कारण ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी और बारिश भी होती रहेगी, है ना. तो यहाँ की सॉइल भी फर्टाइल है, मतलब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और पर्सिपिटेशन के साथ मिलकर किसी जगह की वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ डिसाइड होती है. तो इन दिस वे अंडर क्लाइमेट टेम्परेचर प्लेज अ मेजर इंपॉर्टेंट रोल in influencing the wildlife and vegetation of an area. Now we will talk about the second point, photo period, जिसको हम sunlight भी कहते हैं, है ना. photo period यानी sunlight. The variation in the amount of sunlight at different places depend on the latitude, altitude, seasons, duration of day. मतलब the variation in the amount of sunlight at different places depends on the altitude, latitude and seasons of the day. मतलब हायर एल्टीट्यूड पर जाने पर सन रेज कब कितनी मिलती है, जितने आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे जितनी सनरेज मिलेगी, जबकि हायर एल्टीट्यूड जितने आप ऊपर सनरेज क्या होती है, ज़्यादा होती जाती है एज़ कम्पेयर टू द प्लेन्स. सीजन्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस विंटर. विंटर में क्या होता है, सनलाइट कम होता है और समर में ज़्यादा रहेगा, है ना. ड्यूरेशन ऑफ डे मीन्स ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द, कर्वेचर मतलब क्या है, आपने ग्लोब को अगर ऑब्जर्व किया हो तो आपने देखा होगा कि ग्लोब जो है वो एक तरफ हल्का सा टिल्ट करता है, झुका होता है. तो कहता है कि ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी भी एक तरफ हल्की सी झुकी है, तो अर्थ के हल्के से झुके होने के कारण एंड रोटेशन ऑफ द, रोटेशन भी करती है हमारी पृथ्वी, ये तो हम जानते हैं. सम पार्ट्स रिसीव सनलाइट फॉर शॉर्ट पीरियड, इसीलिए वहाँ पर रात जो है वो बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं. कर्वेचर ऑफ द अर्थ के कारण और रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण क्या होता है, कहीं पे सनलाइट ज़्यादा तो कहीं कम, तो जहाँ सनलाइट ज़्यादा है वहाँ दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी, है ना.
कहता है कि मीन्स द फोटो पीरियड डिपेंड्स अपॉन द अबव सेक्शन, that precipitation area will receive what amount of sunlight and this sunlight directly relates to the vegetation and wildlife of that area. किसी जगह पर सूरज की रोशनी कब कितनी मात्रा में पहुंचती है, कितनी देर पहुंचती है, इस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस तरीके के जानवर पाए जाएंगे और किस तरीके की वनस्पतियाँ पाई जाएंगी. आपने कभी पोलर बेयर को देखा है हमारे साइड में, यूपी बिहार में? नहीं. पोलर बेयर क्या है? पोलर मतलब एक्सट्रीम ठंड वाली जगह पे पाया जाता है ना. Therefore, the parts receiving the longer duration of sunlight have dense vegetation. जहाँ पर ज़्यादा देर तक सनलाइट पहुँचती है वहाँ पर dense vegetation होता है, घनी वनस्पतियाँ हमें देखने को मिलती हैं. Now let's discuss the third elements of the climate, that is precipitation. Rainfall areas of heavy rainfall have more vegetation. मतलब now we will see that how does the rainfall influence the wildlife and vegetation of an area. अब हम ये देखेंगे कि कैसे किसी एरिया पे रेनफॉल और रेनफॉल का वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन पर इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है. मोर रेनफॉल मीन्स डेंस वेजिटेशन, जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतना ज़्यादा डेंस वेजिटेशन, घनी वनस्पतियाँ होंगी. इफ़ वी टॉक अबाउट द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, इट हैज़ डेंस फॉरेस्ट एज इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल. आपने वेस्टर्न घाट पे देखा होगा खूब घनी वनस्पतियाँ, डेंस फॉरेस्ट है वहाँ. कारण क्या है? दैट एरिया रिसीव्स हैवी रेनफॉल, वहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है इस वजह से. नाउ विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट या फिर डेंस वेजिटेशन. हमारे लिए फॉरेस्ट का, जंगल का क्या महत्व है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं. ठीक है. यहाँ पे देखो आप, ये आपको पॉइंट से क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए. क्या करता है? मॉडिफाई द लोकल क्लाइमेट, यानी सर्दी गर्मी को मेंटेन करता है जो फॉरेस्ट है. फर्स्ट पॉइंट है रूट्स ऑफ ट्रीज कंट्रोल द सॉइल इरोजन, यानी पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो सॉइल को, मिट्टी को अपने आप में लपेटे रहती हैं, बांधे रहती हैं, जिससे हैवी रेनफॉल अगर हो तो भी जो मिट्टी है वो बह करके जाती नहीं है, वेस्ट नहीं होती है ना. मिट्टी का जो कटाव है वो कम होता है, सॉइल इरोजन जो है वो कम होता है. ठीक है. फिर रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, यानी कि इनकी जड़ों के कारण, जो घने जंगल हैं इनमें जो पेड़ होते हैं इनकी जड़ों के कारण क्या होता है? वाटर लेवल मेंटेन रहता है. ये मिट्टी को क्या करते हैं? बांधे रखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज. ये बहुत ईजी पॉइंट है वैसे. देखिए, जंगल अगर ना होते तो हमारी कई इंडस्ट्रीज़ ना होती, जैसे फर्नीचर इंडस्ट्रीज़, मेडिसिन, रबर इंडस्ट्रीज़. ये सारी इंडस्ट्रीज़ विदाउट फॉरेस्ट इम्पॉसिबल थी. इनको रॉ मटेरियल इन्हीं फॉरेस्ट एरिया से ही मिलता है. फिर है प्रोवाइड लिवलीहुड, यानी एज मैं बात करूँ तो एज द ट्राइबल कलेक्ट्स हनी फ्रॉम जंगल एंड सेल इन द मार्केट. बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जीवन यापन जंगल से चलता है. जो ट्राइबल है, जो आदिवासी हैं, वो नौकरियाँ तो करते नहीं हैं, है ना. वो क्या करते हैं? पेड़ों से शहद निकाल करके लाते हैं और उसको जंगल से निकाल के लाते हैं और उसको शहरों में बेचते हैं. या और भी बहुत तरीके की लिवलीहुड उनको अर्न होती है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है पैनोरामिक सेनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन. मतलब जंगल जो है वो हमें एक अच्छा व्यू देते हैं, नेचुरल व्यू देते हैं, जिससे हम देखकर खुश होते हैं. नेशनल पार्क, नेचुरल ब्यूटी, ये सारी चीज़ें हमें इन फॉरेस्ट से मिलती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड ह्यूमंस टू द सॉइल शेल्टर वाइल्ड लाइफ, यानी जंगल जो हैं वो सॉइल को ह्यूमस, अगर जंगल ना होते तो ह्यूमस कैसे बनता है? ह्यूमस आप जानते हो ना, डेड एंड डिकेड प्लांट्स दैट मिक्स विद द सॉइल, है ना. तो अगर ये होते ही नहीं तो ह्यूमस कहाँ से मिलता? और ह्यूमस कितना ज़रूरी है पेड़ पौधों के लिए. साथ में शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ. हम तो मकान में रहते हैं, बट व्हाट अबाउट दीज एनिमल्स? अगर जंगल ना होते ये एनिमल कहाँ होते? हमारे साथ रोड पर चलते. कभी कभी आप देखते हो बैंगलोर वगैरह में या साउथ में अक्सर ये केसेस हो जाते हैं, हाथी आ जाता है रोड पे, हरिद्वार वगैरह में, मतलब अक्सर होता है. क्यों? क्योंकि हम जंगल काटते जा रहे हैं, उनके घरों को छीन करके हम उनके पास खुद जा रहे हैं, वो हमारे पास नहीं आ रहे, है ना. हम उनके घर को छीन रहे हैं. तो अगर जंगल ना होते तो ये एनिमल्स रहते कहाँ? तो शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ, दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट. नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट, इट कॉजेज रेनफॉल, यानी अगर जंगल ना होते तो
बारिश भी ना होती, क्योंकि पेड़ पौधे जो क्या हैं वो बारिश को इनवाइट करते हैं, उन्हें बुलाते हैं। तो इन दिस वे देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट या फिर वेजिटेशन एंड दीज आर डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट एंड रिलीफ फीचर्स, है ना। ये जो हमारे लिए फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये डिपेंड करता है किस तरीके का फॉरेस्ट होगा, कहाँ है, क्लाइमेट और रिलीफ कैसा है, इस पर। But India's natural vegetation has undergone many changes due to several factors, such as growing demand for cultivated land and development of industries, and mining, urbanization, overgrazing of pastures. These are some of the factors due to which India's natural vegetation has gone many changes. अपनी ज़रूरतों के लिए हम बहुत सारे परिवर्तन कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन करते जा रहे हैं, शहरीकरण करते जा रहे हैं, है ना। इंडस्ट्रीज़ के लिए हम पेड़ों को लगातार काट रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग ऑफ द पॉस्चर्स, हमारे जो जानवर हैं वो ओवर ग्रेजिंग करके चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो इनके लिए, जंगलों के लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट पॉइंट है चेंजेस इन द वेजिटेशन। द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इज लार्ज पार्ट इज नो मोर नेचुरल इन रियल सेंस। इट हैव बीन नोटिफाइड, रिप्लेस्ड और डिग्रेडेड। हाउ, कैसे? देखिए, वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट, यानी हमारे यहाँ पेड़ पौधे बहुतायत में हैं, हमारी लैंड एरिया का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वेजिटेशन से कवर है ना। लेकिन इट हैज़ बिन मॉडिफाइड, रिप्लेस्ड और डिग्रेडेड, हैं तो बहुत, लेकिन हम इसका डिग्रेडेशन करते जा रहे हैं। हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी हैं जो इन्हें नुकसान पहुँचा रही हैं। कैसे? Our natural vegetation is not being natural for long period as it has been replaced or degraded or modified. मतलब इंडिया का मैक्सिमम नेचुरल वेजिटेशन ज़्यादा लंबे समय तक नेचुरल नहीं रहेगा या नहीं रहा, क्योंकि हमने सबको क्या किया, अर्बनाइजेशन या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बदल दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्ट सम inaccessible regions like Himalayas, हिली रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया, है ना। और यहाँ पे एक इकोसिस्टम की भी बात की है इसने, ये हम अभी बाद में पढ़ते हैं, पहले आप ये पॉइंट समझो, एक्सेप्ट सम इनएक्सेसिबल। देखिए, स्टिल वी आर हैविंग सम पार्ट्स विच हैव नेचुरल वेजिटेशन लाइक हिमालयन रीजन्स, एंड इन दिस वे वी हैव सीन दैट हाउ डज क्लाइमेट इन्फ्लुएंस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इकोसिस्टम। इस तरीके से हमने देखा ना कि कैसे वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन जो है हिमालयन रीजन पे कैसे उसको इम्पैक्ट करती है। और अब हम पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम जो है वो क्या है, कैसे उस पर इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। लुक हियर, इकोसिस्टम, देखिए, प्लांट, क्लाइमेटिक कंडीशन, एनिमल्स और इकोसिस्टम। कुछ समझ नहीं आ रहा होगा इसको आपको देख के। दिस डेवलप्स इन आवर एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम क्या है, ये हमारे इन्वायरमेंट में डेवलप होता है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन टुगेदर फॉर्म द इकोसिस्टम। ये सब मिलकर के एक साथ क्या बनाती हैं, तीनों चीज़ें मिलकर के इकोसिस्टम बनाती हैं, ठीक है। और कह सकते हैं कि plants and animals depend on climatic condition and any changes in this condition influence the vegetation and animals, so balance is required. प्लांट्स, एनिमल्स ये क्लाइमेट पर डिपेंड करते हैं और इसमें ज़रा भी चेंज हो तो ये हमारे वेजिटेशन को या वाइल्ड लाइफ को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द सिस्टम क्रिएटेड व्हेन ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग एन एरिया interact together with their surrounding is known as ecosystem. Ecosystem को उसने डिफाइन किया है यहाँ पे। All plants and animals in an area are independent and interrelated in their physical environment. मतलब सब plants, animals ये सब क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। Animals को खाने के लिए हम खाना बना के तो नहीं देते, वो जंगलों पर डिपेंड करते हैं। तो जंगल यानी कि प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स का सर्वाइव करना जो है वो मुश्किल है। तो दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं। अब हम बात करते हैं, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे कभी कभी पूछ देता है व्हाट इज बायोम। समझिए इसको, बायोम, large ecosystem on land having distinct type of vegetation and animal life is called biome, है ना। यानी खूब बड़ा सा इकोसिस्टम हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ, मतलब इसमें बहुत प्रकार की, विविध प्रकार की वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, उसको बायोम कहते हैं।
तो इस तरीके से हमने देखा ह्यूमन बीइंग आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम एंड देयर मैक्सिमम नीड्स फुलफिल फ्रॉम द वेजिटेशन, है ना। हम ह्यूमन बीइंग की मैक्सिमम नीड जो है वो पेड़ पौधे से पूरी होती है, हम उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं, तो वो भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बट इन स्पाइट ऑफ दिस वी यूज टू हार्म वेजिटेशन, है ना, वी आर क्रिएटिंग पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेड द इकोसिस्टम। इतना इम्पॉर्टेंस है हमारे लिए पेड़ों का, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी एक्टिविटीज़ से इकोसिस्टम को लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, अनबैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वील डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, जिसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। इंडिया में कौन कौन से टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पाए जाते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, तो लेट्स क्लोज टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, यहीं फिनिश करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, एंड प्लीज़ like, share and subscribe my video. Don't forget to hit on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Thank you. Jai Hind.